हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। तो गाइस, हम लोग नीट क्रैश कोर्स के सीरीज में लेक्चर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और उसमें हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका हम लोग सारे का सारे डिस्कस किए थे। आज की क्लास जो कि लेक्चर 2 होने वाला है इस नीट क्रैश कोर्स सीरीज का, और इस क्लास में हम लोग इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट्स है काइनेमेटिक्स पार्ट 1 का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग मोशन ऑफ इक्वेशंस हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ का क्वेश्चंस करेंगे और फिर गैलीलियो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था और आज क्लास में हम लोग यहाँ इससे आगे की कॉन्सेप्ट जो है उसको सीखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो जी, आज की क्लास में सबसे पहले जो हम लोग के पास न्यूमेरिकल है वो AIPMT 2010 में पूछा गया, इसको हम लोग को करना है। चलो भाई, क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं ध्यान से आप लोग पढ़ोगे और फिर इसके बाद ट्राई करोगे, खुद से स्क्रीन पॉज करके करने की कोशिश करोगे। देन आफ्टर दैट अगर आपसे नहीं बनता है तो मेरे सॉल्यूशन को देखोगे। चलो, आपने कर लिया वो क्वेश्चन आई थिंक, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। बोल रहा है क्वेश्चन में A पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड हैज एक्सेलरेशन 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। ओके, 10 सेकंड के बाद इसका स्पीड क्या होगा, जबकि दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन उसका क्या है। ओके, चलो देखो, जो भी हमारे पास जो वेलोसिटी दिया हुआ है या फिर एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो और हम लोग को पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो चलो, तो सिंपल सी बात है भाई, हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, फार्मूला पढ़े थे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़े थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ AT, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ AT। चलो भाई, तो v u क्या दे रखा भाई, u दे रखा है 3 ऑफ i कैप प्लस 4 ऑफ j कैप। ओके, प्लस a क्या दे रखा है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप एंड द टाइम इज गिवन 10 सेकेंड। ओके, चलो भाई हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो इसके साथ किस कोई नंबर मल्टीप्लायर में नहीं, तो ये सिंपल जैसे का तैसा रह जाएगा। ओके ओके, अब यहाँ देखो 10 से मल्टीप्लाइड है तो 0.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, 4i कैप। 0.3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 3j कैप। ओके, अब देखो i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के साथ ऐड करो, j कंपोनेंट को j कंपोनेंट के साथ ऐड करो, तो 3 प्लस 4 इज 7, इट मीन 7i कैप। 4 प्लस 3 इज 7j कैप। अब देखो भाई 7i कैप एंड 7j कैप, जो अपने पास जो वेलोसिटी आया वो आ गया। अब वेलोसिटी वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है जो कि वेक्टर फॉर्म में है, तो हम लोग 7i कैप प्लस 7j कैप आया। हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं भाई, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग वेक्टर, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे मैं बताऊंगा उसमें क्या होता था। आई कैप का कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, प्लस जेड कैप का कोफिशिएंट, जेड कैप का कोफिशिएंट क्या है, जेड मतलब के कैप का कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं यानी 0 है, तो 0 का लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर 7 इज 49 एंड 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इट मीन्स हम लोग को क्या आ जाएगा, 7 बाहर हो जाएगा एंड √2 यूनिट, 7√2 यूनिट, यानी कि हम लोग का आंसर क्या आ गया, 7√2 यूनिट। सेकेंड ऑप्शन जो करेक्ट है। ये क्वेश्चंस AIPMT 2010 में पूछा गया। सोचो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। अगर बच्चा, मैं समझता हूँ कि अगर मेरा फ्री क्रैश कोर्स मैं जो करवा रहा हूँ अगर बच्चा वो देख लेता है तो मुझे लगता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग ध्यान से इसी तरीके से पढ़ते जाओ जिस तरीके से मैं फॉलो करवा रहा हूँ आप लोग को। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ओके, देखोगे आपके पास हर हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से पूछता होगा कि फाइंड
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 5th सेकेंड, इन 6th सेकेंड, इन 3rd सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखो अपने पास तो एक फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज कर लेंगे। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे मैं बताता हूं, ठीक है। देखो जैसे कि देखो ऐसा है कि मान लो फर्स्ट सेकेंड ये है, ठीक है। इसमें मान लो कि S1 डिस्टेंस चला, ये सेकेंड सेकेंड है, मान लो यहां तक S2 चला, ये S3 है और ये S4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में, है ना, अगर आपसे पूछा जाए थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड कहां से स्टार्ट होगा भाई, थर्ड सेकेंड जो होगा t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 के बीच का जो टाइम होगा, t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 के बीच का जो टाइम होगा वही तो थर्ड सेकेंड होगा। t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 के बीच का जो टाइम होगा वो थर्ड सेकेंड होगा। ओके, तो t इज इक्वल टू 2 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2 किया, एंड t इज इक्वल टू 3 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो भाई ये S3 किया। यानी 2 से 3 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस छोटा वाला डिस्टेंस, ये आ गया ना S3, यही तो हो गया S3। तो इसलिए जब भी nth टाइम का पूछा जाए, जब भी nth टाइम का पूछा जाए तो क्या करना है, n सेकेंड में जो डिस्टेंस चलेगा वो माइनस ऑफ n-1 सेकेंड में जो डिस्टेंस चलेगा, तो अगर सब्ट्रैक्ट दोनों को कर देंगे तो nth सेकेंड मतलब उस सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो आपको फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको पास फार्मूला में यहाँ पे लिखा हूं SNH इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n ऑफ -1। ये फार्मूला आया कैसे, तो देखो सिंपल सा फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हो। मान लो SN, n सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा भाई, तो हाफ u प्लस हाफ ऑफ, अच्छा सॉरी ut होता ना, एक सेकेंड इसे मैं इरेज कर लेता हूं। ओके ठीक है, ओके ut t यहाँ पे क्या है, n है, तो un ऑफ un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर। ओके, SN हो गया, SN-1 मतलब n सेकंड में तो ये डिस्टेंस हुआ, n-1 सेकंड में कितना होगा, तो u ऑफ n-1 प्लस ऑफ हाफ a इंटू n ऑफ n-1 का स्क्वायर। यानी कि SNH जो होगा, SNH जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये भी बताया ना, यहाँ पे बताया था ये वाला करके, SN माइनस ऑफ SN-1। तो क्या लिख देंगे भाई, लिखेंगे UN प्लस ऑफ हाफ AN स्क्वायर माइनस ऑफ जो बड़ा वाला S ऑफ n-1 वाला जो टर्म है रख लिख दो, तो U ऑफ n-1 प्लस ऑफ हाफ ऑफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। ओके, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, u ऑफ n प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई un माइनस ऑफ u प्लस हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2n। ओके, एंड देन u ऑफ n प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस u ऑफ n माइनस माइनस प्लस u माइनस ऑफ हाफ, हाफ यहाँ पे a था ना मल्टीप्लाई में, हाफ ऑफ a n स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ a माइनस माइनस प्लस दैट इज a n स्क्वायर। ओके, अब देखो un प्लस un और माइनस un कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ an स्क्वायर और an हाफ an प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an स्क्वायर कैंसिल हो गया, u बचा 1/2 बचा और n बचा। अब देखो u बचा तो u लिख दिए, u प्लस, अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ देखो यहाँ पे हाफ a और यहाँ पे a है, मैं क्या करता हूँ हाफ a को कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ से हाफ a को कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचा और यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ था नहीं तो
हाफ कॉमन किया यहाँ पे तो 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n, यहाँ पे -1 था सॉरी, यहाँ पे 2n आ जाएगा, ठीक है ना। ओके ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई, लास्ट फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, u प्लस a/2 इंटू ऑफ 2n - 1, जो कि हम लोग के पास यहाँ पे पड़ा हुआ है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को डिराइव किए। ओके चलो, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। ओके देखो आपके पास क्वेश्चन ये, स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप लोग, है ना। चलो क्या ये क्वेश्चन आपसे हो गया भाई, नहीं हुआ, चलो मैं करके दिखाता हूं। देखो देखो ये क्वेश्चन में क्या है, क्या है जी, लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग विथ रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इन द थर्ड सेकंड। बस वही फार्मूला यूज करना है, ये जो कि AIPMT 2008 में पूछा है, जो पैरामेडिकल टेस्ट हुआ करता था। ओके तो बोल रहा है स्टार्टिंग विथ रेस्ट मीन्स व्हाट, u इज इक्वल टू 0, starting with rest means u is equal to 0, uniform acceleration means what, a is equal to 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके नाउ हम लोग के पास s nth क्या था, s थर्ड पूछ रहा है ना, s थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, u प्लस a/2 इंटू ऑफ 2n - 1। ओके n का वैल्यू 3 रखेंगे, u का वैल्यू क्या है 0, a का वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 इंटू 2 इज 4/6, 2n 2 इंटू 3 -1 मीन्स 4/6 इंटू 3 2 just 6 -1 that is 5। ओके 5 4 जा 20/6, इट मीन्स 10/3 मीटर। 10/3 मीटर जिस ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन टफ था, जस्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं हुआ होगा आपको, है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट है अपने पास, है ना। चलो देखो ग्राफ थ्योरी, अब देखो यहाँ से सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ग्राफ थ्योरी से ऑलमोस्ट क्वेश्चन हर हमेशा पूछा जाता है और ग्राफ से क्वेश्चंस करना बहुत इजी होता है, बट बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो एक्चुअली बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं, जो नीट प्रिपरेशन बच्चे कर रहे होते हैं, उनको दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि उनका मैथमेटिक्स जो होता है थोड़ा सा वीक होता है। वीक इसलिए होता है क्योंकि वो 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते या 11th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं कि बचपन से वीक होता है, 12th या 11th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने से, थोड़ा कैलकुलस वीक होने से ग्राफ में थोड़ा दिक्कत होता है। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह से उस मैथ को समझाऊं ताकि आपको समझ में आए और सारे का सारे क्वेश्चन सबसे बन जाए। ओके चल देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व अपने पास दिया हुआ है कि ये कर्व है इस तरीके से, और हमने क्या किया यहाँ से थीटा एंगल लिया है ds/dt। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप दैट इज tan थीटा जो कि ds/dt होगा, tan थीटा जो कि ds/dt होगा, वो क्या हम अपने को दे देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, वेलोसिटी आता था। ये इसको बेसिकली हम लोग ds/dt को क्या पढ़ते हैं, ds को बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल चेंज इन पोजीशन, और dt को स्मॉल चेंज इन टाइम। ओके यहाँ पे हम लोग ds को बोलते हैं स्मॉल चेंज इन पोजीशन एंड dt को बोलते हैं स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इसका अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हैं तो हम लोग को क्या देता है, वेलोसिटी देता है। यानी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स द वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स द वेलोसिटी। और ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि v इज इक्वल टू ds/dt
ये कौन सा वेलोसिटी देता था भाई? ये देता था इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ओके, ये कौन सा वेलोसिटी देता था? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ओके, समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को जो स्लोप वर्सेस टाइम कर्व जो दिया हुआ है, देखो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे? देखो क्या कर रहा है कि मान लो ये टाइम कुछ है, मान लो 1 सेकेंड है, पोजीशन क्या है भाई? यहाँ पे है। 2 सेकेंड, पोजीशन सेम है, मतलब अगर ये 5 मीटर है तो वहीं पे है। 3 पे भी पोजीशन सेम है, 4 पे भी पोजीशन सेम है। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है? v इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज इन व्हाट? रेस्ट। अगर पोजीशन, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, टाइम देखो टाइम तो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 लाइक दैट 5 6 पोजीशन चेंज हो रहा है, बट पोजीशन चेंज होने के साथ साथ अपना चेंज हो रहा है बट पोजीशन अपना चेंज नहीं कर रहा है। टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन अपना चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? मैं बताया था, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम को बदलने से या टाइम को चेंज होने से अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसे ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे? रेस्ट में। ओके, इसका मतलब जहां पे करते थे ds बाई डी टी, दैट इज tan थीटा जो करते थे, तो क्या आ जाएगा? 0। अब जब स्लोप ही चेंज नहीं कर रहा है, मतलब जब पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा है, ये नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये 0 है। ds क्या है? ds बेसिकली अभी भी बताया था, ds अभी भी बताया था, स्मॉल चेंज इन पोजीशन। तो अब चेंज इन पोजीशन कर रहा है तो क्या होगा? 0। इसलिए tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अगर इस तरह का कर्व रहेगा तो आप समझ जाएंगे। ओके, चलो अपने पास ये फर्स्ट था। सेकेंड कर्व देखो दिया हुआ भाई, सेकेंड कर्व में बोल रहा है देखो टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, और हम लोग अगर ये थीटा लिखे तो tan थीटा जो होगा उसका वैल्यू कुछ आएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या? ds बाई डी टी। और देखो यहाँ पे tan थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जो थीटा जो है वो 0 से तो बड़ा है बट 90 से छोटा है। देखो 0 से तो बड़ा है बट 90 से छोटा है, इसलिए tan थीटा क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, तो tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? इज नॉट इक्वल टू 0। वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, बट कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, कैसा वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। ओके, जैसे देखो यहाँ से जब ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? जैसे एस और टी के कर्व लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, एस इज इक्वल टू, मान लो tan थीटा स्लोप है तो tan थीटा लिख देते हैं इंटू टी प्लस 0, क्योंकि 0 पे कट कर रहा है, तो एस इज इक्वल टू tan थीटा इंटू टी। अब देखो एस इज इक्वल टू tan थीटा इंटू टी है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ds बाई डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan थीटा से बचेगा, टी को तो डिफ्रेंशिएशन में 1 हो जाएगा, तब तो स्लोप tan थीटा आ गया, और थीटा तो फिक्स है, तो थीटा अगर फिक्स है तो tan थीटा का वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। अब ds बाई डी टी क्या हो गया? ये ds बाई डी टी क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था? एक्सेलरेशन आता था, बट dv बाई डी टी, v तो कांस्टेंट है, तो d ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई डी टी क्या होता था? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 0 होता था, इसलिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता था। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब कैसा वेलोसिटी हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ओके, चलो थर्ड
जो ग्राफ दिया है उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं भाई अपना। ओके, देखो थर्ड ग्राफ में अगर देखो तो जो थीटा यहाँ पे जो दे रहा है थीटा, ये भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। यहाँ जो थीटा जो दे रहा है वो थीटा 90 से तो बड़ा है, बट 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है। जब 90 से बड़ा होता है 180 से छोटा होता है तो tan थीटा का वैल्यू क्या आता है? tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है। tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या आ गया? स्लोप इसका आ गया नेगेटिव। इसका मतलब ds/dt का वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ओके, मतलब वेलोसिटी कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग होगा। वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा, इसका मतलब क्या होगा? अप्रोचिंग ओरिजिन। अप्रोच कर रहा है किसको? ओरिजिन की ओर अप्रोच कर रहा है। मतलब देखो इस तरीके से चल रहा है, अप्रोच कर रहा है ओरिजिन की तरफ। समझ में आया इस कॉन्सेप्ट को? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना? तो किस तरीके से निकालेंगे सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ग्राफ लेते हैं भाई। देखो अब देखो अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो दे रखा है ये पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक ग्राफ जो है ये कौन सा ग्राफ है? पैराबोलिक है, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिक कर्व। अब पैराबोलिक कर्व है तो इसके केस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई? देखो तो पैराबोलिक कर्व है, ओके, तो इसमें हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पैराबोला दो तरह होता है ना? इस तरीका होगा। तो मैं यहाँ पे देखो दिखाता हूँ। एक कॉनकेव अपवर्ड होता है, कॉनकेव अपवर्ड होता है, और एक कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। ओके, कॉनकेव अपवर्ड होता है और कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे कैसा है? कॉनकेव अपवर्ड है। कॉनकेव अपवर्ड जब होता है, जब कॉनकेव अपवर्ड होता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। अब अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा। लेकिन आप मेरे से ये पूछ सकते हो ना कि सर आप डायरेक्ट ये कैसे कर दिए सर कि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो होगा? बोलेंगे हाँ, आपने आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट मैं इसको कैसे आपको क्लियर करूंगा? तो देखो मैं कैसे क्लियर करूंगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि हाँ जो वेलोसिटी है ग्रेटर देन जीरो है। ओके, चलो अपवर्ड पैराबोला का कोई इक्वेशन, नॉर्मल सा इक्वेशन लिखते हैं। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। ओके, इस साइड जगह है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। ओके, अपवर्ड पैराबोला का कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 4t² प्लस 4t प्लस 1। ओके, एस 4t² प्लस 4t प्लस 1। ये देखो अपवर्ड पैराबोला है। ओके, ये 4t² प्लस 4t प्लस 1 अपवर्ड पैराबोला। अब हमको क्या चाहिए? तो एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं? पहले वेलोसिटी तो मेरे को मालूम है, तो v इज इक्वल टू क्या करेंगे? ds/dt। अब देखो ds/dt करो तो 4 2 जा 8 यानी 8t प्लस 4। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? dv/dt। v क्या दिया हो? 8t प्लस 4 यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकेंड। कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव आया ना, इसीलिए मैं लिखा था एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ओके, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब देखो वेलोसिटी इंक्रीजिंग कैसे होगा? देखो टाइम आप बढ़ाते जाओ। टाइम 1 सेकंड रखोगे तो 8 प्लस 4 इज 12। टाइम 2 सेकंड रखोगे तो 16 प्लस 4 इज 20। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना? समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। आया ना कि नहीं आया? चलो अब देखो यहाँ पे तो मैं बता दिया पैराबोलिक कर्व में एक्सेलरेशन क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग होता है। ओके, समझ में आया। अब देखो पैराबोला जो है डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होगा भाई?
ये भी कैसा कर्व है, पैराबोलिक है। ओके, ये भी पैराबोलिक है, बट यहाँ पे जो होगा डाउनवर्ड पैराबोला में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला में जो ए का जो कोफिशिएंट होता है, जो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। अब अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो फाइनली जो हमारा डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो एक्सेलरेशन आता है वो भी नेगेटिव आएगा। इसको भी दिखाना पड़ेगा, तो मैं दिखा सकता हूं, बट मैं कहूंगा कि एस इज इक्वल टू -4t² -4t प्लस 1, इसको लेकर बच्चों आप लोग करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? आ जाएगा आपको, है ना। चलो अब देखो VT कर्व दिया हुआ है ना। ST कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। ऐसे और भी कर्व हो सकता है, यहाँ पे हम लोग पैराबोलिक देखे, स्ट्रेट लाइन कर्व देखे थे पहले, और भी कर्व हो सकता है, बट वो जब क्वेश्चन ऐसे इस तरीका का आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी ज्यादा इस पे बात करने का टाइम उतना है नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा बात करना ज्यादा जरूरी मैं नहीं समझता हूँ। ओके, अब देखो VT कर्व। VT कर्व में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व दिया हुआ है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व में क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे dv/dt, पढ़े तो थे ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। मतलब जब यहाँ पे जो स्लोप आएगा, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, जो यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग इसके जो एरिया हम लोग अगर निकाल दें, मतलब वेलोसिटी एरिया अंडर वेलोसिटी कर्व अगर हम लोग निकाल दें, एरिया अंडर वेलोसिटी कर्व, तो वो क्या आ जाएगा? एरिया अंडर वेलोसिटी कर्व जो देगा वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देगा। इसको हम लोग कैसे देखते हैं, आगे दिखाते हैं आप लोग को। देखो एरिया अंडर वेलोसिटी कर्व आपको कैसे डिस्प्लेसमेंट देगा। आप लोग देखो यहाँ पे वेलोसिटी कर्व है ना, वेलोसिटी कर्व है, तो हम लोग जानते हैं कि ds/dt इज इक्वल टू v होता है, ds/dt इज इक्वल टू v होता है। तो ds इज इक्वल टू व्हाट? vdt लिख सकते हैं क्या? ds इज इक्वल टू vdt लिख सकते हैं। इधर से और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब जब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट S नेट आ जाएगा। अब S नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? vdt, मतलब इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर है, इसको क्या बोलते हैं? एरिया अंडर। एरिया अंडर VT कर्व यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, तो ये जो ये कर्व है, ये जो कर्व है उसके क्रॉस में जो भी एरिया है, जो एरिया होगा सराउंड होगा इस कर्व के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा, उस एरिया को क्या बोलेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, आपको ये चीज समझ में आया होगा, है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हूं, उस क्वेश्चंस को देखो, है ना। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक है, मैं दिखाता हूं। ओके, रुको, पहले मैं क्वेश्चन से करवा लेता हूं। देखो, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। ओके, ये ए है और ये 2 है, ये 1 है, 2 है, और ये मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है और ये टाइम है। आपको एरिया अंडर VT कर्व, ये देखो VT कर्व है, एरिया अंडर VT कर्व क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था। अब इसका एरिया निकाल दो भाई। बोलो, एरिया अंडर VT कर्व क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर VT कर्व। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला पार्ट, मैं इसको फर्स्ट वाला पार्ट मानता हूं, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट पार्ट एरिया जो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों का जो एरिया होगा, एरिया वो क्या देगा हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया इसका फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? तो A1 इंटू 1 सेकेंड प्लस सेकेंड वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? अब देखो ये नेगेटिव होगा ना, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ A2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1 सेकेंड, प्लस A3 में क्या होगा? तो A1 इंटू 1 सेकेंड।
यानी कि हम लोग का क्या आ जाएगा एरिया, A1 माइनस ऑफ A2 प्लस ऑफ A1, है ना। तो प्लस ऑफ A1 प्लस ऑफ A1 क्या हो जाएगा, 2A1 माइनस ऑफ A2, 2A1 माइनस ऑफ A2। ये जो आएगा अपने पास वो कैसा आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। एरिया अंडर द कर्व इज, यहाँ पे नेगेटिव एरिया क्यों लिए, क्योंकि A2 का जो वैल्यू था नेगेटिव था। अब लोगों का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस जो बेसिकली होता है, डिस्टेंस इज बेसिकली क्या होता था, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ होता था। मतलब पाथ लेंथ होता था, इसका मतलब जो नेगेटिव एरिया है वो भी ऐड होगा इसमें, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्या होगा, ऐड होगा। यानी इसका हो जाएगा क्या, A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3, ये आ जाएगा अपने पास डिस्टेंस। क्यों ऐड किए, तो उसका ऐड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख दिए ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है वो पाथ लेंथ का इक्वल होता है। पाथ लेंथ जो होता है चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सारे के सारे एडिशन होते हैं। ओके, चलो समझ में आया। अब मैं आपको पीछे दो ग्राफ छोड़ा था, उसको मैं अब डिस्कस करता हूँ। अब देखो यहाँ पे VT कर्व दिया हुआ है, तो VT कर्व जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पे ये थीटा है तो tan थीटा क्या होगा भाई, tan थीटा क्या होगा, ए क्या होगा, tan थीटा dV/dt ये होता है, और ये स्लोप हो जाएगा। यानी कि जो tan थीटा जो स्लोप होगा इस VT कर्व का, वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन कैसा आएगा, तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, 0 से तो बड़ा है बट लेस देन 90 डिग्री है। इसके बीच में क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और tan थीटा, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा इज कांस्टेंट, है ना, थीटा इज कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, एरिया, सॉरी एरिया बोल रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव होगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ओके, यहाँ पे जो VT कर्व, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो देखो थीटा जो है, थीटा जो है वो थीटा कितने से कितने के बीच में लाई कर रहा है, तो 90 से तो बड़ा है बट लेस देन 180 डिग्री है। और इसके बीच में tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव होगा, इसका मतलब A का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो इसको क्या बोलता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन। नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन। समझ में आया, ओके। चलो भाई, तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर लिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो हम लोग के पास जो आया है AT कर्व आया है ना, AT कर्व। AT कर्व देखो क्या हम लोग को बताता है भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग एक ही चीज सीखे dV/dt, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसा कि dV इज इक्वल टू A ऑफ dt। अगर हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे, dV/dt इससे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, dV को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आएगा। ओके, और A dt क्या आ जाएगा, A dt जो होगा ये एरिया होगा, क्या होगा, एरिया होगा, एरिया अंडर AT कर्व। ओके, एरिया अंडर AT कर्व। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, समझ में आ गया। अगर AT कर्व दिया हुआ है, मान लो ये दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग को पूछ दिया अगर कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो इसके बीच का अगर हम लोग एरिया निकाल देंगे, क्योंकि ये AT कर्व दिया हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए इसका अगर एरिया निकाल देंगे तो हम लोग क्या निकाल देंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकाल देंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। ओके, समझ में आया। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाल देंगे, एरिया अंडर AT कर्व, अगर AT कर्व दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व दिया हुआ है, तो उसके बीच का अगर किसी दो टाइम पीरियड के बीच के एरिया अगर हम निकालते हैं तो एरिया अंडर AT कर्व निकल जाएगा, और जो आएगा एरिया वो आ जाएगा क्या, चेंज इन
वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। फिर टोटल 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो मैं करवाता हूं। ओके, कह रहा है ए कार एक्सेलरेट्स एट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो कार का है 6 मीटर पर सेकेंड है। ओके, एक्सेलरेशन जो है 6 मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर है। फ्रॉम द रेस्ट देन इट रिटार्ड एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम टू रेस्ट। अच्छा, रेस्ट से चलना शुरू किया और 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया और फिर रिटार्ड किया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और रेस्ट पे आ गया। द टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज 20 सेकेंड। फाइंड द फ्लोइंग। मतलब टोटल समय जो पूरा जर्नी में लगाया है वो 20 सेकेंड लगाया है। तो बता, तो निम्न तो नीचे दिया हुआ जितने चीज दिया हुआ पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी और टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड, टाइम फॉर एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर रिटार्डेशन। ठीक है, कितना देर तक एक्सेलरेशन करेगा और कितना देर तक रिटार्डेशन करेगा। ओके, चलो क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे समझो। हम लोग के पास क्या पता है, एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन पता है, दैट इज ए आर में लिख देता हूँ। रिटार्डेशन क्या पता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, चल इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दे रखा है कि u इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो दे रखा है वो v इज इक्वल टू 0 है। अगर u इज इक्वल टू 0 है तो मान लो कुछ टाइम t में जब मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगा तो v इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू टी होगा, a इंटू टी होगा, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू टी होगा। अब जो ये v है अब इसके लिए क्या हो जाएगा u, यहाँ से मैं v1 लिख देता हूँ। ये जो v1 है अब इसके लिए क्या हो जाएगा u1, u2 हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा v1 के बराबर हो जाएगा, मतलब 6 ऑफ t1 हो जाएगा। और ये जो v है, जो v जो कि 0 हो जा रहा है बाद में जाके, मतलब जो इसके बाद जो v है वो 0 हो जा रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है, तो ठीक है 680 हो गया और यहाँ पे v1 ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 मतलब v2 इज इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू इक्वेशन लिखेंगे क्या, u2 माइनस ऑफ 3 इंटू t2। ओके, v2 तो 0 हो जाएगा, यानी u2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3t2, माइनस ऑफ 3t2। यहाँ से देखो भाई u2 कितना है v1 के बराबर, यानी 6t1 के बराबर। 6t1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6t1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3t2, माइनस माइनस कैंसिल, तो t1 अपॉन t2, जो t1 और t2 का जो रेशियो होगा वो 1/2 होगा। t1 और t2 का जो रेशियो होगा 1/2 होगा। ओके, t1 अपॉन t2 का जो रेशियो होगा 1/2 होगा। यहाँ से देखो अगर मैं क्या करता हूँ 1 दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, 1 दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई t1 प्लस t2 अपॉन t2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 1 दैट इज 3/2। t1 प्लस t2 क्या है, t1 प्लस t2 क्या है, टोटल टाइम है ऑफ जर्नी। टोटल टाइम कितना दे रहेगा 20 सेकेंड, तो 20/t2 इज इक्वल टू 3/2, यानी 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 40/3 सेकेंड, 40/3 सेकेंड। तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस ऑफ 40/3, यानी कि 20/3, 20 माइनस 40/3 इज 20/3, यानी t1 कितना हो गया, t1 अपने पास हो गया 20/3, कितना हो गया t1 20/3 सेकंड हो गया, t2 40/3 सेकंड हो गया। ओके,
तो यहाँ से लास्ट वाला जो पार्ट हो गया टाइम फॉर एक्सेलरेशन, टाइम फॉर एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई, टाइम फॉर एक्सेलरेशन हो गया 20/3 सेकेंड, टाइम फॉर रिटार्डेशन कितना हो गया 40/3 सेकेंड। ओके चलो, यानी कि फोर्थ पार्ट कवर किए हम लोग। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस इन 20 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितना चला वो निकालना है। तो ये आसान तरीके से निकल जाएगा। दो तरह का होगा, रिटार्डेशन में S1 मान लो, रिटार्ड और सॉरी एक्सेलरेशन में S1 हो जाएगा, रिटार्डेशन में मान लो S2 हो जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S1 + S2 हो जाएगा। ओके, S1 कैसे निकालेंगे भाई, S1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ A T1 स्क्वायर। तो हाफ ऑफ ए कितना दे रखा है, ए अपने पास पड़ा है 6 इंटू T1 कितना पड़ा है, T1 आपके पास पड़ा है 20/3, यानी कि 400/3 स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर कैंसिल आउट कर दे तो 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, यानी 400/9 400/3 मीटर। ये S1 आ गया 400/3 मीटर। सिमिलरली S2 हम लोग निकाल देंगे, S2 तो S2 हम लोग का निकल जाएगा हाफ ऑफ S2 भी निकल जाएगा हाफ ऑफ T2 स्क्वायर, हाफ ऑफ T2 स्क्वायर, और दोनों के S1 + S2 कर दोगे तो आपको S मिल जाएगा। अब देखो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया और जो टोटल टाइम आया उसको कर दोगे तो V एवरेज निकल जाएगा। अब V मैक्स कैसे निकालोगे, तो V मैक्स क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम जो होगा V इज इक्वल टू A ऑफ T। 6 पता है, टाइम जो एक्सेलरेशन में जो टाइम लगेगा दैट इज T1 रख दोगे तो V मैक्सिमम निकल जाएगा। आई थिंक आपको सब इस क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट था आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग क्वेश्चंस किए थे वो बहुत ही डिफिकल्टी लेवल में हम लोग क्वेश्चंस किए। अब ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन हम आपके लिए डिजाइन किए हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको एक ट्रिक की तरह सिखाऊंगा ताकि आप पिछले क्वेश्चंस को एक आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर सकें। एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि पहले एक्सेलरेट हो रहा है, देन आफ्टर दैट रिटार्ड होकर रेस्ट में आ रहा है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ और उस ट्रिक के अनुसार से आपको काम करना है। और इस ट्रिक सीखने के बाद पीछे जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार फिर से इस ट्रिक को यूज करके करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। और लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको फिर भी मैं विदाउट ट्रिक इसलिए बताया तो एक नेचुरल अप्रोच में बताना चाहता था कि एक अगर कोई बच्चा मान लो कि उसको अगर ये चीज नहीं आता है वो इस क्वेश्चन को किस ढंग से अप्रोच लेगा और क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा, तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो बहुत शानदार ट्रिक है और इस ट्रिक को अगर आप याद कर ले तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलो मैं सिखाता हूँ। देखो, तो मैं इंक ले लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो दे रहा है अल्फा दे रहा है, एक्सेलरेशन जो दे रहा है वो अल्फा दे रहा है, रिटार्डेशन जो दे रहा है वो बीटा दे रहा है, और इसको अल्फा बीटा टाइप प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ओके चलो, ओके। और एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए है, एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए, तो T1 टाइम के लिए, और ये रिटार्डेशन कितने टाइम के लिए है, T2 टाइम के लिए। ओके, मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू बताता हूँ। ओके, मैं इसको एक ग्राफ के थ्रू बताता हूँ। मान लो ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। ओके, कह रहा है क्या कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम T1 एट कांस्टेंट रेट अल्फा। कांस्टेंट रेट अल्फा के कांस्टेंट रेट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, T टाइम तक। कितना टाइम तक, T टाइम तक जाता है। ओके, T1 टाइम तक। ओके, और फिर बीटा से रिटार्ड कर जाता है, बीटा से रिटार्ड कर जाता है कितना टाइम तक, T2 टाइम तक, बीटा से रिटार्ड कर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब रिटार्डेशन जहां से हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन जहां पे हो रहा है वहां पे
मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, यानी ये वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा, वी मैक्स हो जाएगा। तो आपको मैं जो ट्रिक बताता हूँ वो समझो, ठीक है। यानी वी मैक्स के लिए आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। तो वी मैक्स इजिकल टू आप लिख सकते हो अल्फा T1, जो कि पहले भी इसी तरीके से किए थे, और बीटा T2, अल्फा T1 और बीटा T2। एक्सेलरेशन इफेक्टिव जो होगा, एक्सेलरेशन इफेक्टिव आपको बिल्कुल याद कर जाना, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ओके, जो वी मैक्स होगा, जो वी मैक्स एक और फॉर्मूला मैं बताता हूँ, जो वी मैक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ए इफेक्टिव इंटू टाइम पीरियड, ए इफेक्टिव इंटू टाइम पीरियड। सिमिलरली जो वी एवरेज जो होगा वो वी मैक्स बाई 2 होगा, वी एवरेज होगा वी मैक्स बाई 2 होगा। एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हाफ ऑफ ए इफेक्टिव इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, ओके। चल, तो अब ये फॉर्मूला आपके पास आने के बाद शायद आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। चलो जी, अपने को वी मैक्स पता है यहाँ, ठीक है गाइस। और यहाँ पे टी क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, टाइम पीरियड ऑफ मोशन, कितने देर के लिए मोशन में हो रहा है उसका टाइम पीरियड। तो यहाँ से T1 प्लस T2, यहाँ से क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। ओके, तो आई थिंक अब सारा क्वेश्चन, पीछे वाला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम आप इस फार्मूला को रख कर देखो, पूरा का क्वेश्चन अब बहुत आसानी ढंग से बना पाओगे। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको बहुत ध्यान से सीखना है। ओके, चलो अब मैं आगे की कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ गाइस। ओके, चलो, कह रहा है, ए कार accelerate from rest at constant rate alpha for some time, after which it deaccelerate at constant rate beta and comes to rest। क्या करा जो, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, टाइम नहीं बताया बट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट, फिर रेस्ट पे आ गया। इफ टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज। क्या गाइस बताओ, अभी भी डिस्कस किया ना, इसी तरह का जो ट्रिक था, अल्फा बीटा टाइप का ही प्रॉब्लम था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन जो बोल रहा है वो अल्फा बोल रहा है, रिटार्डेशन क्या बोल रहा है, रिटार्डेशन बोल रहा है बीटा बोल रहा है। टाइम नहीं बताया कितना टाइम के लिए, बट जो टोटल टाइम है, जो टाइम टी है, जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है स्मॉल टी, टाइम पीरियड है ना। अभी अभी इस तरह का क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट सीखे थे। चलो ओके, आपको क्या चाहिए, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी इसका एक फॉर्मूला ही डायरेक्ट पढ़ा था ना, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, ए इफेक्टिव इनटू टाइम पीरियड। ए इफेक्टिव कैसे निकालते थे भाई, तो ए इफेक्टिव के लिए हम लोग क्या करते थे, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा अपने पास, अभी वी मैक्स हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी इज द टाइम पीरियड। यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये AIPMT 1994 में पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन को आसान, मतलब 1-1.5 मिनट में कौन कर सकता है, जब ये जिसको ये फार्मूला अगर याद हो तो, इसलिए इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल डालेंगे। ओके, चलो, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब यहाँ से एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं गाइस, तो ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज को, और बहुत ही इजी है, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मोशन इन प्लेन, मतलब सिर्फ ग्राउंड पे मोशन पढ़ रहे थे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे
मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब हम कोई बॉल को, कोई पार्टिकल को ऊपर उछालेंगे या ऊपर से ड्रॉप करेंगे, इस तरह का मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, किसी रोड पे पार्टिकल चल रहा है या फिर कहीं कोई मतलब सरफेस की बात कर रहे थे। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, नॉट ऑन सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से एवं उछालेंगे, फेंकेंगे, या किसी बॉल को किसी छत पर से मतलब किसी बिल्डिंग की छज्जा से नीचे गिराएंगे, इस तरह का मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी कहने का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या बनता है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ध्यान रखना है, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ही हो गया एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू जी, कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू जी। और जी का वैल्यू क्या होता है भाई, जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बट कहीं कहीं हम लोग पे कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं, मतलब फॉर इजियर कैलकुलेशन हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। हम लोग क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम टाइम में इसका कॉन्सेप्ट को आपको दे सके। अब मैं देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे, मतलब याद क्या ही नॉर्मल सी पॉइंट है, इसको याद करने नहीं, बट यहाँ पे मैं इसलिए लिखा हूं ताकि आप एक बार इसको गौर से देखेंगे। ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड है, सारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहले पढ़े थे वो वैलिड है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़े थे ना। सिमिलर तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग इक्वेशन को सिर्फ जी से रिप्लेस करेंगे और कुछ भी नहीं करने वाले। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो जी एक्सीलरेशन जो इसमें होता है वो जी होता है और हर हमेशा नेगेटिव होता है, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ जी टी। पहला इक्वेशन ये होता था। दूसरा इक्वेशन होता था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। ओके, अब यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है। थर्ड इक्वेशन होता था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे भी हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gs। सिर्फ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्सीलरेशन हर हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग साइन कन्वेंशन थोड़ा सा देख लें, साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं थोड़ा। ओके, देखो मैं दो पॉइंट लिखा हूं, क्वांटिटी मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। कोई भी क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जो मेजर किया जाएगा, मैं एक कन्वेंशन साइन ले रहा हूं, आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा उसको नेगेटिव लेंगे। मतलब अगर कोई पोजीशन किसी पार्टिकल का S1 यहाँ पे है और S2 दूसरा पोजीशन मान लो S2 यहाँ पे है, तो जो नेट होगा S2 माइनस S1 अगर ऊपर जा रहा है तो जो हम लोग लेंगे क्वांटिटी S2 माइनस S1 जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल नीचे आ रहा है तो S1 माइनस, तो जो हम लोग लिखेंगे S2 माइनस S1 वो हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। जब डाउनवर्ड में आएगा तो नेगेटिव में लिखेंगे, जब अपवर्ड में जाएगा तो पॉजिटिव में लिखेंगे। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर हम लोग उछाले, ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंके तो जो भी लेंगे या जो यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और जब नीचे फेंकेंगे तो यू का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ आया, ये कन्वेंशन हम लोग को यूज करना है। और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ए इज ऑलवेज ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी, ये हर हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलो अब देखो मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म, कुछ कुछ टर्म्स है जो हर हमेशा यूज होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। यहाँ पे देखो ए बॉल इज ड्रॉप्ड मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर जब कहा जाए कि किसी बॉल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप मतलब छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया मतलब क्या हो गया, u इज इक्वल टू 0। u इज इनिशियल वेलोसिटी, इसको तो इनिशियल वेलोसिटी ही बोलते थे ना, इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि अगर किसी बॉल को छोड़ा जाए, पकड़ा हुआ है छोड़ दे, तो उस कंडीशन में हम लोग u जो लेंगे 0 लेंगे। अगर लेकिन बोला जाए कि ड्रॉप ना बोला जाए, बोला थ्रोन, थ्रोन बोला जाए, थ्रोन मतलब u इज नॉट इक्वल टू 0। थ्रोन का कदम, थ्रोन का
कहीं पे कभी भी ऐसा लिखा रहा है, इसका मतलब आप समझ लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। थ्रोन जब भी लिखा रहा है बॉल इज थ्रोन, तो आप समझ लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। जब लिखा जाए बॉल इज ड्रॉप्ड और ए बॉल इज पार्टिकल इज ड्रॉप, तो समझ लो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। समझ में आया? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था जो दोनों को यूज आता है, हमेशा यूज आता है। ओके, अब देखो आपके पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन जल्दी जल्दी में हम लोग को क्वेश्चन करना है। ओके, देखो, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ 20 मीटर टावर, ओके, ड्रॉप्स ए स्टोन assuming g is equal to 10 meter per second of the velocity with which it hits the ground। देखो 20 मीटर, a boy standing on the top of a tower, ठीक है, ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मतलब u इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू -10 लिख देंगे ना, -10 मीटर पर सेकंड। हम लोग g का मतलब a का वैल्यू ले रहे हैं -10, ठीक है, समझ रहे हैं? g का वैल्यू दिया है 10 तो -10 लिख दिया हम लोग। ओके ओके, जब प्लस लो यार, फिर बाद में तुम बोलोगे सर माइनस क्यों लिख दिया, वहां पे डायरेक्ट यूज कर लेंगे फार्मूला। ओके, ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस ऑफ जी टी। u माइनस ऑफ जी टी है ना, u कितना था? 0 था, माइनस ऑफ 10 इंटू टी। टी कितना मालूम है क्या? वेलोसिटी विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, टी नहीं मालूम है मेरे को, टी नहीं मालूम, बट ये होगा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 टी होगा, ये वेलोसिटी से हिट करेगा। अब कितना वेलोसिटी क्या होगा उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो क्योंकि ये तो लिख सकते हैं ना, हाइट जो दिया है, तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास? तो -20 लिखेंगे। ओके, माइनस ऑफ हाफ, जी की वैल्यू लिखेंगे कितना? 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस गेट्स कैंसिल आउट, 20 इंटू 2 इज 40 इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू प्लस -2। टाइम इज नेवर नेगेटिव, टाइम इज नेवर नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा, मतलब 2 सेकंड में हिट करेगा। 2 सेकंड में हिट करेगा मतलब क्या? v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 इंटू 2, यानी कि v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से हिट करेगा। माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट? बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड, बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड इज करेक्ट। ओके, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट नेगेटिव साइन indicates that negative sign indicates that a stone is coming down, a stone is coming down। ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर। प्रोजेक्टेड बोला ना, ड्रॉप नहीं बोला, तो ध्यान रखना है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, मतलब u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0। टॉप, बिल्डिंग का टॉप से, मान लो ये बिल्डिंग है, तो यहाँ से मतलब कि थ्रो किया भाई इस ऊपर की ओर, अपवर्ड, विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। Top of building at time t is equal to 5 seconds, the particle strike the ground, find the height of the building। ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर गया और ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया भाई। कहाँ पे किया? ग्राउंड को स्ट्राइक किया। अब पूछ रहा है बिल्डिंग का हाइट कितना है बताओ, पूछ रहा है बिल्डिंग का हाइट कितना है बताओ। कितना टाइम लगाया? 5 सेकंड लगाया। तो देखो जितना दूर यहाँ ऊपर जाने लगा होगा इतना दूर यहाँ आने लगा होगा। सिमेट्री से बताऊंगा, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। जितना दूर ऊपर जाने में लगा होगा यहाँ से, उतना दूर इतना आने में लगा होगा। मतलब अगर यहाँ से टी टाइम लगा तो यहाँ पे भी टी टाइम लगा। ओके, चलो टोटल टाइम कितना लगा है? 5 सेकंड लगा है। द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द, ठीक है। और यहाँ पे ये मान लो, ये जो टाइम मान लो,
ये मान लो कैपिटल टी है, इसके बीच का जो टाइम है वो मान लो कैपिटल टी। तो टोटल क्या हो गया, टोटल टाइम 2t प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू व्हाट, आ गया 5 सेकेंड दिया हुआ है। ओके 5 सेकेंड दिया हुआ है। अब देखो कैसे निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां से यहां जाने में 10 मीटर जो पर सेकेंड है वो 0 होगा तब तो नीचे आएगा, यानी कि v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जाके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू ऑफ माइनस जी टी। तो भाई बताओ v तो 0 हो जा रहा है, u कितना है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव लेंगे तो 10 माइनस 10 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 1 सेकेंड। मतलब स्मॉल t जो आया 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड तो ये भी 1 सेकेंड, टोटल 5 सेकेंड है। 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड इज 2 सेकेंड, रिमेनिंग टाइम कितना बचा 3 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि 3 सेकेंड के बाद हीट करेगा, तो बताओ 3 सेकेंड के बाद अगर हीट करेगा तो बताओ कि हाइट कितना होगा, तो बताओ कि हाइट कितना होगा। तो ये हो गया 3 सेकेंड और ये हो गया 1 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया ना। तो अब आपको निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट निकालना है ना, ये हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। क्या यूज कर सकते हैं भाई बताओ, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ का वेलोसिटी पता है क्या, तो सिमेट्री से पता है, अगर यहाँ से 10 से फेंक रहे थे तो यहाँ पे आ जाएगा भी 10, लेकिन डाउनवर्ड में आ रहा है तो यूज कर लेते हैं भाई। डाउनवर्ड में आ रहा था -10 इंटू टी कितना है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड माइनस ऑफ हाफ इंटू 10, टी कितना है भाई यहाँ पे, तो टी इज 3 सेकेंड दैट इज 9। तो यहाँ से हो जाएगा -30 माइनस ऑफ -30 माइनस ऑफ 5 यानी 45, यानी कि माइनस ऑफ 75 मीटर। माइनस साइन क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है नेगेटिव साइन, तो 75 मीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन यूज करते हैं कि अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव साइन, बिकॉज जो फेंक रहे हैं हम लोग पार्टिकल जो फेंक रहे थे वो डाउनवर्ड आ रहा था। ओके 75 मीटर, समझ में आ गया। चलो इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, कम टाइम में करना है तो ठीक है। ये AIPMT 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स ascent is a ball is thrown vertically upward, मतलब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया विथ स्पीड u, इनिशियल स्पीड u दिया गया है। ओके द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स एक्सेंट। देखो इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं चाहूंगा आपको कि आपको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूं। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने से पहले मैं चाहूंगा आपको कि सिमेट्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूं। तो चलो देखो कैसा होता है सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भाई। देखो क्या करता हूं कि कोई एक बॉल है उसको मैं फेंकता हूं यू से ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा 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 और फिर ये नीचे आएगा। ये जब ऊपर जाएगा नीचे कब आना शुरू करेगा, जब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मान लो 1 सेकंड में यहाँ पे आया, 1 सेकंड में यहाँ पे आया, 2 सेकंड में यहाँ पे आएगा, 3 सेकंड में यहाँ पे आएगा और 4 सेकंड में मान लो यहाँ पे आएगा और ये 5 सेकंड में यहाँ पे आएगा, तो 6 सेकंड में यहाँ पे आएगा है ना, 7 सेकंड में यहाँ पे आएगा, 8 सेकंड में यहाँ पे आएगा, 9 सेकंड में यहाँ पे आएगा और ये 10 सेकंड में यहाँ पे आएगा। मतलब टोटल 10 सेकंड में 5 + 5, मतलब जो यहाँ पे 1 सेकंड का जो काम कर रहा था वो 9 सेकंड का काम करेगा। मतलब ये मान लो सिमेट्री है, जो 1 सेकंड पे जो हो रहा था, जो भी काम हो रहा था, ये हाइट देख लो, वेलोसिटी देख लो, दोनों जो 2 सेकंड पे हो रहा था, जो 8 सेकंड पे हो रहा था, जो 3 पे हो रहा था वो 7 पे हो रहा था, जो 4 पे हो रहा था वो 6 पे हो रहा था और 5 पे क्या हो रहा था 0 हो जा रहा था। ओके तो इस तरीका से हम लोग सब कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जो 0 पे था वो 10 पे था। ओके अब देखो इसको हम लोग समझ गए। तो अब
मतलब क्या मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो 1 सेकंड पे जो काम हो रहा था, मतलब वेलोसिटी एट 1 सेकंड, वेलोसिटी एट 1 सेकंड जो होगा वो वेलोसिटी एट 9 सेकंड के बराबर होगा। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट 9 सेकंड होगा। हाइट या h1 ये लिख सकता है, h1 इज इक्वल टू h9 लिख सकता है। तो इस तरीका से, या फिर h2 इज इक्वल टू h8 लिख सकता है, इस तरीका से लिख सकता है। तो देखो इसी का क्वेश्चन जो है अभी ये पूछा गया है, लास्ट t सेकंड ऑफ इट्स एक्शन, लास्ट t सेकंड। तो फर्स्ट t सेकंड में जो हुआ होगा वो लास्ट t सेकंड में होगा। तो फर्स्ट t सेकंड में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, एक्सीलरेशन g पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, लिखते हैं ना v इज इक्वल टू, हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड चाहिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस h इज इक्वल टू लिखते हैं ना ut प्लस हाफ जे टी स्क्वायर, यूटी माइनस हाफ जे टी स्क्वायर लिखते हैं। u तो दिया है अपवर्ड, यानी ut माइनस ऑफ हाफ जे टी स्क्वायर। g का वैल्यू हमेशा माइनस लेते हैं तो ut माइनस हाफ, यानी फर्स्ट t सेकंड में ये इतना ऊपर जाएगा, यानी लास्ट t सेकंड में इतना नीचे आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। समझ में आया था मेरा कॉन्सेप्ट कि नहीं आया, कि फर्स्ट t सेकंड में जो अपवर्ड होगा और लास्ट t सेकंड में जो डाउनवर्ड होगा, दोनों सिमेट्री के लिए इक्वल होगा। समझ में आया, ये सिमेट्री कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। चलो भाई, अब देखो जो बहुत ही एक शानदार कॉन्सेप्ट है, और इस लेसन का, इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, और इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स से बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, और अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो बहुत ही चुटकी में इसको क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, बहुत आसान ढंग से इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आता है उसको कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते इस कॉन्सेप्ट को आपको आना चाहिए। बहुत कम टीचर्स उतने बताते हैं। एक टीचर है फिजिक्स वाला करके, मैं देखा था उनके लेक्चर में, देखा था ये कॉन्सेप्ट, तो मुझे अच्छा लगा और उस कॉन्सेप्ट को मैं लिया था। ठीक है, बोल रहा है इट स्टेट्स दैट व्हेन अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, then the distance traveled by a particle in equal interval of time is in the ratio of odd number। गैलीलियो साहब का कहना था कि अगर कोई पार्टिकल को ड्रॉप किया जाएगा फ्रॉम रेस्ट, ड्रॉप मतलब रेस्ट, ड्रॉप का मतलब ही हुआ क्या, ड्रॉप का मतलब ही हुआ क्या, ड्रॉप का मतलब ही हुआ रेस्ट। जब कोई पार्टिकल को रेस्ट से फेंका जाए या रेस्ट से ड्रॉप किया जाए, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कितना टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ऑड नंबर के रेशियो के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो ये t1 टाइम है, ये t टाइम है, ये भी 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 t टाइम है, सारे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जो मान लो पहले इंटरवल टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया s1, दूसरे इंटरवल में किया s2, तीसरे में s3, s4 सॉरी s3, s5, s7, ओके, s9, s11, ऑड नंबर है ना। तो रेशियो जो होगा s1, s2, s3, s7, s9 का जो रेशियो होगा, ऑड नंबर का रेशियो के बराबर होगा। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीका से होगा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब किसी बॉल को, किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाए या फिर रेस्ट से उसको मोशन किया जाए, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका रेशियो जो होगा वो ऑड नंबर का रेशियो के बराबर होगा। ओके, अब देखो इस पे क्वेश्चंस लेते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक ग्रेविटी अंडर फ्री फॉल किया गया, ड्रॉप किया गया किसी स्टोन को, फ्री फॉल करवाया गया। ओके, इट कवर्स डिस्टेंस h1, h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। मतलब हर एक 5 सेकेंड में h1, h2 और h3 ट्रेवल किया, हर एक 5 सेकेंड में h1, h2, h3 और ट्रेवल किया। मतलब पहला 5 सेकेंड में h1 किया, दूसरा 5 सेकेंड में h2 किया,
तीसरा 5 सेकंड में H3 किया। तो पूछ रहा है कि रेशियो बताओ भाई, रेशियो बताओ H1 H2 और H3 का, मतलब रिलेशन बताओ क्या होगा। तो अभी बताया था भाई कि इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि H2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 ऑफ H1। H2 इज इक्वल टू 3 ऑफ H1, ऐसा लिख सकते हो ना, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। H1 इज इक्वल टू H2 अपॉन 1 अपॉन 3, तो H2 इज इक्वल टू 3H1 और H2 अपॉन H3 इज इक्वल टू व्हाट, 5 अपॉन 3। तो H3 इज इक्वल टू क्या, 5 नहीं सॉरी 3 अपॉन 5 ना, 3 अपॉन 5। तो H3 इज इक्वल टू 3H3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5H2। 3H3 इज इक्वल टू 5H2। यानी कि अगर हम लोग को लिखा जाए रेशियो में तो क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे यहाँ से अगर आंसर मैच करवाना है तो H1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 3 ऑफ H2 एंड H1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, तो H3 अपॉन 5, H3 अपॉन 5 है ना, रेशियो करेंगे तो H3 अपॉन 5। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर कौन सा सही हुआ, H1 इज इक्वल टू H2 अपॉन 3 एंड H3 अपॉन 5, ये आंसर हम लोग का सही हुआ है ना। चलो सिमिलरली देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से किया अंडर द कांस्टेंट एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कांस्टेंट एक्शन ऑफ फोर्स से किया। द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड इज S1 एंड द लास्ट एंड दैट कवर इन द फर्स्ट 20 सेकंड। अच्छा ध्यान से देखो भाई, 10 सेकंड में किया S1 और लास्ट 10 सेकंड मतलब टोटल 20 सेकंड में जो किया डिस्टेंस वो किया H2। ठीक है, तो समझो अब ये 1 और ये 3 रेशियो होगा, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या उतना हो जाएगा 4, मतलब अगर ये मान लो x तो ये तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 3 + 1 यानी कि एस हो जाएगा S1 इज इक्वल टू डायरेक्ट 4H2, S1 इज इक्वल टू 4H2, 3 + 1 क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा ना 4H2। ठीक है, S1 इज इक्वल टू 4H2, समझ में आया। चलो जी ठीक है, तो गाइस आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले क्लास में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और एक नए काइनेमेटिक्स का जो थर्ड लेक्चर होगा वो हम लोग वेक्टर उसमें सीखने वाले हैं, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं और रिलेटिव मोशन इन 1D करने वाले हैं। ओके गाइस, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।